लॉ ऑफ पावर नंबर 25। खुद को नए सांचे में ढालें। विचार: समाज द्वारा लादी गई भूमिकाओं को स्वीकार ना करें। एक नई पहचान बनाकर खुद को नए सांचे में ढालें। अपनी एक ऐसी पहचान बनाएं जिसकी तरफ लोगों का ध्यान जाए और वे आपसे कभी ना ऊबें। दूसरों की बनाई छवि के हिसाब से जीने से बेहतर यह है कि आप अपनी छवि खुद बनाएं। अपने सार्वजनिक कार्यों और मुद्राओं में नाटकीय तरीकों का प्रयोग करें। इससे आपकी शक्ति बढ़ेगी और आपका कद जिंदगी से बड़ा नजर आएगा। शक्ति की कुंजी: जिस चरित्र के साथ आप पैदा होते हैं जरूरी नहीं कि वह जिंदगी भर बरकरार रहे। जो गुण आपको आनुवांशिक रूप से मिले हैं उनके अलावा माता पिता, मित्र और सहकर्मी आपके व्यक्तित्व को आकार देने में मदद करते हैं। शक्तिशाली व्यक्ति का सबसे मुश्किल काम इस प्रक्रिया की बागडोर थामना है और इस बात से बचना है कि दूसरे लोग अपने मनचाहे सांचे में ढालें। अपने चरित्र को शक्तिशाली बनाएं। खुद पर उसी तरह काम करें जिस तरह कुम्हार गीली मिट्टी पर करता है। यह जिंदगी का सबसे महान और आनंददायक काम होना चाहिए। इससे आप दरअसल एक कलाकार बन जाते हैं, एक ऐसा कलाकार जो खुद का निर्माण करता है। छवि के निर्माण की प्रक्रिया का पहला कदम है आत्मचेतना। यह जानना कि आप एक अभिनेता हैं और आपको अपने हुलिये तथा भावनाओं का नियंत्रण अपने हाथ में रखना है। जैसा दिदरो ने कहा है, बुरा अभिनेता वो है जो हमेशा संजीदा होता है। समाज में जो लोग अपने दिल को आस्तीन पर लेकर चलते हैं वे ऊब और परेशानी का कारण होते हैं। उनकी सच्चाई भले ही सबके सामने हो, लेकिन उन्हें गंभीरता से लेना मुश्किल होता है। जो लोग जनता में रोते रहते हैं उन्हें कुछ समय के लिए तो सहानुभूति मिल सकती है, लेकिन जल्दी ही यह सहानुभूति चिढ़ और आलोचना में बदल जाती है। अच्छे अभिनेता खुद को ज़्यादा अच्छी तरह से नियंत्रित करते हैं। वे सच्ची भावनाओं का अभिनय करते हैं, इच्छा अनुसार आंसू बहाने और सहानुभूतिपूर्ण दिखने का नाटक कर सकते हैं। हालांकि दिल में कोई भावना ही नहीं होती है, वे अपने भाव इस तरीके से प्रकट करते हैं ताकि दूसरे प्रभावित हों। अभिनय ना करना असली दुनिया में घातक होता है। अगर कोई शासक या नेता अपनी सच्ची भावनाएं बता दे तो वह ज़्यादा समय तक शासन नहीं कर सकता। इसलिए खुद पर काबू करना सीखें। अभिनेता की तरह लचीले बने जो अपने चेहरे पर मनचाहा भाव ला सकता है। खुद को नए सांचे में ढालने की प्रक्रिया का दूसरा कदम है एक यादगार चरित्र का निर्माण। एक ऐसा चरित्र जो ध्यान आकर्षित करे, जो मंच पर खड़े बाकी अभिनेताओं से अलग और ऊपर दिखे। अब्राहम लिंकन ने यही खेल खेला था। देहांत से आए लिंकन जानते थे कि अमेरिका उनकी तरह राष्ट्रपति को चुनकर खुश होगा। हालांकि कई गुण उनमें पहले से थे, लेकिन उन्होंने इनका अभिनय करके इन्हें उभारा भी था। हैट, कपड़े और दाढ़ी। उनसे पहले किसी राष्ट्रपति की दाढ़ी नहीं थी। बहरहाल अच्छे नाटक में रोचक दिखने या एक पल के अभिनय से ज़्यादा की जरूरत होती है। यह नाटक लंबे समय तक चलता है। यह एक चलने वाली प्रक्रिया है। लय और टाइमिंग अत्यंत महत्वपूर्ण है। नाटक की लय का एक महत्वपूर्ण तत्व है सस्पेंस। दर्शकों को अपनी सीट के कोने पर रखने की कुंजी यह है कि घटनाओं को धीमे धीमे होने दें और फिर सही समय पर उनकी गति बढ़ा दें। आप अपनी इच्छा के अनुसार गति घटा बढ़ा सकते हैं क्योंकि नियंत्रण आपके हाथ में होता है। नेपोलियन से लेकर माओ त्से-तुंग एक तक सभी दिग्गज शासकों ने नाटक की टाइमिंग का प्रयोग करके जनता को हैरान किया है और उसका ध्यान भटकाया है। याद रखें, ओवर एक्टिंग का उल्टा असर होता है। इससे ध्यान तो आकर्षित होता है लेकिन महत्व नहीं मिलता। अभिनेता रिचर्ड बर्टन ने अपने करियर में जल्दी ही यह जान लिया कि वह जब मंच पर पूरी तरह स्थिर खड़े रहते थे तो वे बाकी अभिनेताओं से हटकर दिखते थे और दर्शकों का ध्यान आकर्षित करते थे। आप क्या करते हैं?
यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण तो यह है कि आप उसे कैसे करते हैं। आपकी शालीनता और सामाजिक मंच पर आपकी प्रभावशाली स्थिरता ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जबकि ज़रूरत से ज़्यादा डायलॉग बोलना या घूमना फिरना कम महत्वपूर्ण है। अंत में समय की मांग के अनुसार भूमिका निभाना सीखें। अपने नकाब को स्थिति के अनुसार ढालें। जो चेहरा आप ओढ़े उसे हर पल बदलने का अभ्यास करें। बिस्मार्क ने इस खेल को आदर्श तरीके से खेला था। उदारवादियों के साथ वे उदारवादी बन जाते थे और धोखेबाजों के साथ धोखेबाज। वे पकड़ में नहीं आते थे और जिसे पकड़ा नहीं जा सकता उसे चबाया भी नहीं जा सकता। तस्वीर: ग्रीक समुद्री देवता प्रोटियस। उसकी शक्ति यह थी कि वह अपनी इच्छानुसार अपना आकार बदल सकता था। वह स्थिति के अनुसार आकार बदल लेता था। जब एगामेमनान के भाई मेनिलॉस ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो प्रोटियस ने पहले शेर, फिर सांप, फिर चीते, फिर जंगली सूअर, फिर बहते पानी और अंत पत्तेदार वृक्ष का रूप धारण कर लिया। विशेषज्ञ की राय: यह जाने कि सब लोगों के सामने विभिन्न साँचों में कैसे ढला जाता है। समझदार प्रोटियस बने, विद्वानों के बीच में विद्वान बने, संतों के बीच में संत। यह सबका दिल जीतने की कला है। समान लोगों को आकर्षित करते हैं। सब भावों पर ध्यान दें और जिससे भी मिलें उसके अनुरूप ढल जाएं। गंभीर या मजाकिया व्यक्तियों की बातों का उन्हीं के अंदाज में जवाब दें। अपने मूड को समझदारी से बदलें। बाल्तेसर ग्रियसियन 1601 से 1658। प्रतीक में भी यही शक्ति होती है, चाहे यह दृश्यात्मक हो या किसी दृश्यात्मक चीज का शाब्दिक वर्णन हो। जैसे सूर्य राजा। प्रतीकात्मक वस्तु किसी मूर्त या अमूर्त वस्तु की ओर इशारा करती है। भाववाचक अवधारणा पवित्रता, देशभक्ति, साहस, प्रेम, भावनात्मक और सशक्त साहचर्यों से भरी होती है। रोमन शासक कॉन्स्टेंटाइन अपने ज़्यादातर जीवन में सूर्य की पूजा करते रहे, लेकिन एक दिन सूर्य की तरफ देखते समय उन्हें उस पर क्रॉस की छवि दिखाई दी। इसे देखने के बाद उन्हें एक नए धर्म के उदय का सबूत मिल गया और कुछ समय बाद वे ईसाई बन गए। यही नहीं, उन्होंने पूरे रोमन साम्राज्य का ईसाई धर्म में धर्मांतरण करवा दिया। दुनिया भर के भाषण और धार्मिक प्रवचन भी उन पर इतना सशक्त प्रभाव नहीं डाल सकते थे। ऐसी छवियों और प्रतीकों को खोजें तथा उनसे जुड़ें जो इस तरह तत्काल प्रभावित करें। ऐसा करने पर आप बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बन जाएंगे। छवियों और प्रतीकों का एक ऐसा नया संयोग सबसे ज़्यादा असरदार होता है जिसे इससे पहले एक साथ कभी ना देखा गया हो, लेकिन उनके साथ मिलने से आपका नया विचार, संदेश, धर्म स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होता हो। पुरानी छवियों और प्रतीकों के माध्यम से नई छवियों व प्रतीकों की रचना का एक काव्यात्मक प्रभाव पड़ता है। देखने वाले उनका ज़्यादा ही अर्थ लगा लेते हैं और उन्हें सहभागिता का एहसास होता है। अपने दल या समूह को प्रेरित करने, उत्साह बढ़ाने और एकता बढ़ाने के लिए प्रतीकों की शक्ति का प्रयोग करें। 1648 में फ्रांसीसी सम्राट के खिलाफ विद्रोह के दौरान विद्रोहियों ने सम्राट के वफादारों की तुलना गुलेल से की, जिससे छोटे बच्चे बड़े बच्चों को डराते थे। कार्डिनल रेड्स ने इसे अपमानजनक बात को विद्रोहियों का प्रतीक बनाने का फैसला किया। जल्दी ही विद्रोह का नाम इसी बात पर पड़ गया। वे गुलेल के प्रतीक को अपने हैट पर लगाने लगे और यह शब्द उनका नारा बन गया। इसके बिना विद्रोह टाई टाई फिस हो गया। हमेशा अपने उद्देश्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक प्रतीक खोजें। भावनात्मक साहचर्य जितने ज़्यादा होंगे उतने ही अच्छा होगा। छवियों और प्रतीकों का प्रयोग करने का सबसे अच्छा तरीका उन्हें भव्य तस्वीर का रूप देना है, ताकि लोगों में आश्चर्य मिश्रित भय उत्पन्न हो और वे अप्रिय वास्तविकताओं को भूल जाए। यह करना आसान है। लोग भव्य और जीवन से बड़ी चीज़ों से प्रेम करते हैं। अगर आप उनकी भावनाओं को उकसाएंगे तो वे झुंड बनाकर आपके भव्य दृश्य तक आ जाएंगे। उनके दिलों तक पहुंचने का सबसे आसान तरीका उन्हें भव्य तस्वीर दिखाना है।
तस्वीर, क्रॉस और सूर्य, सलीब और पूर्ण चमक दोनों को साथ रख दिया जाए तो एक नई सच्चाई पैदा हो जाती है और एक नई शक्ति का उदय होता है। प्रतीक किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। विशेषज्ञ की राय: लोग हमेशा चीजों के सही रूप से प्रभावित होते हैं। राजा को हमेशा समय समय पर लोगों को उत्सवों और तमाशों में व्यस्त रखना चाहिए। निकोलो मैकियावेली, 1469 से 1527। लॉ ऑफ पावर नंबर 26। अपने हाथ साफ रखें। विचार: आपको कार्यकुशलता और शिष्टता की मूर्ति दिखना चाहिए। आपके हाथ कभी गलतियों और बुरे कामों से सने नहीं दिखने चाहिए। अपने हाथ साफ रखने के लिए दूसरों का प्यादों की तरह इस्तेमाल करें और खुद को बेदाग रखें। शक्ति की कुंजी: कभी कभार गलतियां होना अपरिहार्य है। दुनिया के बारे में सटीक भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। बहरहाल, शक्ति के खिलाड़ी अपनी गलतियों की वजह से बर्बाद नहीं होते हैं, बल्कि उन गलतियों का गलत तरीके से सामना करने की वजह से बर्बाद होते हैं। ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर की तरह उन्हें भी ट्यूमर को तेजी से और पूरी तरह से बाहर निकाल देना चाहिए। इस नाजुक ऑपरेशन के लिए बहाने और माफ़ी बहुत भौंतरे औजार हैं, इसलिए शक्तिशाली लोग उनसे बचते हैं। माफ़ी मांगने से लोग आपकी योग्यता या इरादों के बारे में शक करने लगते हैं और यह सोचने लगते हैं कि आप में और भी कमियां होंगी जिनका आपने जिक्र नहीं किया है। बहाने से कोई संतुष्ट नहीं होता है और माफ़ी मांगने से हर व्यक्ति असहज हो जाता है। माफ़ी से गलती खत्म नहीं होती है, यह तो गहरी होती है और फैलती है। गलती होने पर तत्काल खुद पर से ध्यान हटा दें। उसका दोष किसी सुविधाजनक बलि के बकरे पर डाल दें। यह इतनी जल्दी होना चाहिए कि लोगों को आपकी जिम्मेदारी या अयोग्यता के बारे में सोचने का मौका ही ना मिले। समझदारी इसी में है कि बलि के बकरे के लिए आप यथासंभव सबसे बेकसूर शिकार को चुनें। इस तरह के लोग इतने शक्तिशाली नहीं होंगे कि आपसे संघर्ष करें। उनके मासूम स्पष्टीकरणों को देखकर लोगों को लगेगा कि वे कुछ ज़्यादा ही स्पष्टीकरण दे रहे हैं। इस तरह से उनके स्पष्टीकरण उनके अपराध बोध की निशानी बन जाते हैं। बहरहाल, सावधान रहें और किसी को शहीद का दर्जा ना दिलवाएं। यह महत्वपूर्ण है कि आपको परेशान नजर आना चाहिए। आप उस कुशल लीडर की तरह दिखें जो अपने आसपास के लोगों की अयोग्यता का शिकार हुआ है। अगर बलि का बकरा बहुत कमजोर नजर आता है और आपका दंड बहुत ज्यादा क्रूर दिखता है तो आपका दाव उल्टा पड़ सकता है। इसलिए कई बार आपको थोड़ा शक्तिशाली बलि का बकरा खोजना चाहिए ताकि उसे आगे चलकर कम सहानुभूति मिले। इतिहास में बहुत से उदाहरण हैं कि करीबी सहयोगी को बलि का बकरा बनाना कितना महत्वपूर्ण होता है। इसे प्रिय व्यक्ति के पतन के रूप में जाना जाता है। लीडर के रूप में आपको कभी अपने हाथ भद्दे कामों या खून से गंदे नहीं करना चाहिए। आपको बुरी रोशनी में नहीं दिखना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप अपने उच्च पद को कलंकित कर रहे हैं, लेकिन अपनी शक्ति को बनाए रखने के लिए आपको दुश्मनों को कुचलना पड़ेगा और कई गंदे काम करने पड़ेंगे। आपको ऐसे मोहरों की ज़रूरत है जो आपके लिए वे गंदे और खतरनाक काम कर दें। बलि के बकरों की तरह मोहरे भी आपकी छवि को बेदाग बनाए रखने में मदद करेंगे। मोहरा आमतौर पर ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो आपके करीबी समूह के बाहर का हो। उसे यह समझ में नहीं आना चाहिए कि उसका इस्तेमाल हो रहा है। आपको ऐसे भोले लोग हर जगह मिल जाएंगे जो आपका काम खुशी खुशी करेंगे, खास तौर पर तब जब आप उन्हें बदले में इनाम देंगे। उन्हें लगता है कि वे मासूम और उचित काम कर रहे हैं, जबकि दरअसल वे आपके लिए मैदान साफ कर रहे हैं, आपकी दी गई जानकारी को फैला रहे हैं और आपके प्रतिद्वंदियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस तरह वे अनजाने में ही आपके उद्देश्यों की पूर्ति में अपने हाथ गंदे कर रहे हैं, जबकि आपके हाथ बिल्कुल साफ हैं। मोहरे का इस्तेमाल करने का सबसे आसान और प्रभावकारी तरीका यह है कि उसे ऐसी जानकारी दे दी जाए
जिसे वह आपके चुने हुए आदमी के सामने फैलाए। झूठी या गलत जानकारी एक सशक्त औजार है, खासकर तब जब कोई ऐसा आदमी इसे फैलाता है जिस पर कोई शक नहीं करता। इसकी वजह से आपके लिए मासूमियत का ढोंग करना बहुत आसान हो जाता है और कोई भी यह शक नहीं करता है कि वह जानकारी आपने ही वहां तक पहुंचाई है। जल्लाद की भूमिका निभाने या बुरी खबर सुनाने के लिए हमेशा किसी दूसरे का इस्तेमाल करना चाहिए, जबकि आपको सिर्फ खुशी और आनंद की खबरें ही सुनानी चाहिए। तस्वीर: बेगुनाह बकरी। प्रायश्चित के दिन प्रमुख पुजारी बकरी को मंदिर में लाता है और उसके सिर पर हाथ रखकर लोगों के पाप स्वीकार करता है। फिर वह उन लोगों के गुनाह को उस बेगुनाह जानवर पर लाद देता है और उसे ले जाकर जंगल में छोड़ देता है। लोगों के पाप और दोष उस बकरी के साथ ही चले जाते हैं। विशेषज्ञ की राय, मूर्खता करने में मूर्खता नहीं है, बल्कि उसे ना छिपा पाने में है। गलतियां सब करते हैं, लेकिन समझदार लोग अपनी गलतियों को छुपा लेते हैं। प्रतिष्ठा इस बात पर इतनी निर्भर नहीं करती कि क्या दिखता है, जितनी इस बात पर निर्भर करती है कि क्या छिपाया गया है। अगर आपसे गलती हो गई हो तो सावधान रहें। बाल्तेसर ग्रेशियन 1601 से 1658। लॉ ऑफ पावर नंबर 27। अनुयायी बनने के लिए लोगों के विश्वास का लाभ उठाएं। विचार: लोगों की प्रबल इच्छा होती है कि किसी चीज़ में विश्वास करें। उन्हें अनुसरण करने के लिए कोई नया उद्देश्य या नई आस्था देकर इस इच्छा का लाभ उठाएं। अपने शब्दों को अस्पष्ट लेकिन सुनहरी संभावनाओं से भरपूर रखें। तर्क और स्पष्ट चिंतन के बजाय उत्साह पर जोर दें। अपने नए अनुयायियों को कर्मकांड की कुछ परंपराएं दें। उन्हें अपने लिए त्याग करने को कहें। संगठित धर्म और महान उद्देश्यों के अभाव में आपका नया आस्था तंत्र आपको असीमित शक्ति प्रदान करेगा। 5 आसान कदमों से पंथ की शुरुआत करें। न्यूनतम कोशिश से सर्वाधिक शक्ति हासिल करने के तरीकों की खोज करते समय आप पाएंगे कि पंथ बनाना ऐसा करने का बहुत ही अच्छा तरीका है। बहुत ज़्यादा समर्थक होने पर धोखा देने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। आपके समर्थक न सिर्फ आपकी पूजा करेंगे, बल्कि वे आपके दुश्मनों से आपकी रक्षा भी करेंगे और दूसरों को आपके समूह में शामिल होने के लिए प्रलोभन भी देंगे। इस तरह की शक्ति आपको एक अलग ही ऊंचाई तक उठा देती है, जब आपको अपनी इच्छा पूरी करवाने के लिए संघर्ष करने या छल कपट करने की जरूरत नहीं होती है। आपकी पूजा होती है और आप कोई गलत काम नहीं कर सकते हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि इस तरह का समर्थन हासिल करना बहुत बड़ा या मुश्किल काम है, लेकिन दरअसल यह बहुत आसान है। लोग हमेशा किसी न किसी पर भरोसा करने की हड़बड़ी में रहते हैं, इसलिए वे अनावश्यक रूप से संत और पंथ का निर्माण करते हैं। इस विश्वास करने की आदत का लाभ उठाएं। खुद को पूजनीय बना लें। इन 5 आसान कदमों द्वारा अपना पंथ बनाएं। पहला कदम, इसे अस्पष्ट लेकिन आसान रखें। पंथ बनाने के लिए सबसे पहले आपको लोगों का ध्यान खींचना होगा। आपको यह अपने कामों के माध्यम से नहीं करना चाहिए, जो बहुत स्पष्ट होते हैं और आसानी से समझे जा सकते हैं। आपको यह काम शब्दों के माध्यम से करना चाहिए। आपकी शुरुआती भाषण, बातचीत और साक्षात्कार में 2 तत्व शामिल होने चाहिए। एक तरफ तो किसी महान व कायापलट करने वाली चीज का वादा और दूसरी तरफ थोड़ी सी अस्पष्टता। दोनों के संयोग से आपके श्रोताओं के मन में हर तरह के धुंधले सपने तैर जाएंगे। वे आपकी बातों को मनचाहे ढंग से समझेंगे और अपनी मनचाही चीज देखेंगे। अपने पंथ के विषय को नया बनाने की कोशिश करें ताकि बहुत कम लोग इसे समझ पाएं। सही तरह से करने पर अस्पष्ट वादों, धुंधली लेकिन आकर्षक अवधारणाओं और प्रबल उत्साह का संयोग बहुत शक्तिशाली होता है। सही तरह से इसका इस्तेमाल करने पर आप लोगों के दिलों की जीत लेंगे और
आपके चारों तरफ एक पंथ खड़ा हो जाएगा। दूसरा कदम, दिखने वाली चीज़ों को बौद्धिक बातों से ज़्यादा महत्व दें। जब लोग आपके आसपास एकत्रित होने लगेंगे तो दो खतरे सामने आएंगे, बोरियत और संदेह। बोरियत की वजह से लोग दूसरी जगह चले जाएंगे। संदेह की वजह से वे इस बारे में तार्किक ढंग से सोचने लगेंगे कि आप क्या दे रहे हैं। आपने जिस धुंध को कलाकारी से बनाया है वे उसे हटाने की कोशिश करेंगे और आपके विचारों के माध्यम से आपकी असलियत को जान लेंगे। आपको इस बात की ज़रूरत है कि आप बोर हो चुके लोगों को रोचक अनुभव प्रदान करें और शक करने वालों को दूर रखें। ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका नाटकीय प्रभाव डालना है। खुद को विलासिता से घेरे रखें। चकाचौंध से अपने समर्थकों को चौंधिया दें। उनकी आंखों के सामने भव्यता की तस्वीर पेश करें। इससे वे आपके विचारों की मूर्खता पर ध्यान नहीं देंगे और आपके विश्वास तंत्र के छिद्रों को नहीं देख पाएंगे। इसके अलावा ऐसा करने से आपकी तरफ ज़्यादा लोगों का ध्यान आकर्षित होगा और आपके ज़्यादा अनुयायी बनेंगे। तीसरा कदम, समूह को बनाने के लिए धर्म जैसा तंत्र बनाएं। आपके अनुयायियों की संख्या बढ़ रही है। अब उन्हें संगठित करने का समय आ गया है। ऐसा तरीका खोजें जो आपको ऊपर भी उठाए और तसल्ली भी दे। धर्मों ने युगों युगों से लोगों को अनुयायी बनाया है और आज के धर्म निरपेक्ष युग में भी वे ऐसा कर रहे हैं। अपने अनुयायियों के लिए कुछ नियम बनाएं। उन्हें तंत्र के रूप में संगठित करें। उन्हें धार्मिक झलक वाले पदनाम दें। उन्हें ऐसे त्याग करने को कहें जिनसे आपकी तिजोरी भरे और आपकी शक्ति बढ़े। चौथा कदम, अपनी आय के स्रोत को छिपाएं। आपका समूह बढ़ गया है और आपने इसे चर्च जैसा रूम दे दिया है। अब आपके अनुयायियों के धन से आपकी तिजोरी भरने लगी है। लेकिन ऐसा कभी नहीं लगना चाहिए कि आप धन या इससे मिलने वाली शक्ति के भूखे हैं। इस समय आपको अपनी आय के स्रोत को छिपाना चाहिए। आपके अनुयायियों को यह विश्वास होना चाहिए कि अगर वे आपका अनुसरण करेंगे तो उन्हें हर तरह की अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। विलासिता से खुद को घेरकर आप अपने विश्वास तंत्र के पुख्ता होने का जीता जागता सबूत बन जाते हैं। यह कभी उजागर ना करें कि आपकी दौलत दरअसल आपके अनुयायियों की जेब से आती है। इसके बजाय ऐसा जताएं जैसे आपके विश्वास तंत्र की शक्ति के कारण आप दौलतमंद बन रहे हैं। पांचवा कदम, हम बनाम वे का तंत्र स्थापित करें। समूह अब बढ़ गया है और समृद्ध हो रहा है। यह किसी चुंबक की तरह लोगों को आकर्षित कर रहा है। लेकिन अगर आप सावधान नहीं रहेंगे तो अकर्मण्यता हावी हो जाएगी और समय तथा बोरियता आपके समूह की चुंबकीयता को खत्म कर देगी। अपने अनुयायियों को एकजुट करने के लिए आपको अब वह करना चाहिए जो सभी धर्मों ने किया है। हम बनाम वे का तंत्र स्थापित करें। सबसे पहले तो यह सुनिश्चित कर लें कि आपके अनुयायियों को यह विश्वास हो कि वे साझे लक्ष्यों को एक सूत्र में बंधे हैं और एक विशिष्ट समूह का हिस्सा हैं। फिर इस बंधन को मजबूत बनाने के लिए एक चालाक दुश्मन की ओर इशारा करें जो आपको बर्बाद करना चाहता है। अगर आपका कोई दुश्मन ना हो तो दुश्मन ईजाद कर लें। लॉ ऑफ पावर नंबर 28, बहादुरी के साथ काम करने उतरें। विचार, अगर आपको किसी काम में सफलता मिलने का यकीन नहीं है तो उसे करने की कोशिश ना करें। आपकी शंका और हिचक इसकी सफलता में बाधा डालेगी। संकोच खतरनाक है। बेहतर यह है कि बहादुरी से मैदान में उतरा जाए। साहसिक गलतियों को ज़्यादा साहस दिखाकर सुधारा जा सकता है। हर व्यक्ति बहादुर व्यक्ति की प्रशंसा करता है, कोई भी कायर का सम्मान नहीं करता है। शक्ति की कुंजी, हम में से ज़्यादातर लोग भीरू होते हैं। हम तनाव और संघर्ष से बचना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सब लोग हमें पसंद करें।
साहसिक कामों के बारे में हम सोच तो सकते हैं, लेकिन हम शायद ही कभी उन्हें करते हैं। हम परिणामों से आतंकित हो जाते हैं और दहशत में आ जाते हैं कि दूसरे लोग हमारे बारे में जाने क्या सोचेंगे। हम यह सोचकर रुक जाते हैं कि अगर हम अपने स्वाभाविक स्थान से दूर जाने का दुस्साहस करेंगे तो हमें जाने कितनी शत्रुता झेलनी पड़ेगी। हालांकि हम अपनी भीरुता को यह कहकर छिपा सकते हैं कि हम दूसरों की परवाह करते हैं। हम दूसरों को चोट नहीं पहुंचाना चाहते या उन्हें दुखी नहीं करना चाहते, लेकिन सच्चाई इसके विपरीत होती है। हम अपने ही बारे में चिंतित रहते हैं और इस बारे में लगातार सोचते रहते हैं कि दूसरे हमें जाने कैसा समझेंगे। दूसरी तरफ बहादुरी वही मूर्खी होती है और अक्सर इससे लोग ज़्यादा सहज महसूस करते हैं, क्योंकि यह खुद के बारे में ज़्यादा विचार नहीं करती और इसमें दमन का तत्व कम होता है। बहादुरी के कारण कोई भी शर्म या परेशानी महसूस नहीं करता है, इसलिए हम बहादुरों की प्रशंसा करते हैं और उन्हें अपने आसपास रखना पसंद करते हैं ताकि उनका आत्मविश्वास हम में भी आ जाए और हम अपने आत्म केंद्रित चिंतन के जाल से बाहर निकल सकें। बहुत कम लोग साहसी पैदा होते हैं, यहाँ तक कि नेपोलियन को भी युद्ध के मैदान में यह आदत डालनी पड़ी, क्योंकि वह जानता था कि यह जिंदगी और मौत का मामला है। सामाजिक माहौल में वह अंतर्मुखी और भीरू था, लेकिन उसने इस आदत को दूर किया और जिंदगी के हर क्षेत्र में साहसिकता का अभ्यास किया। उसने साहसिकता की जबरदस्त शक्ति को पहचान लिया और यह समझ लिया था कि यह व्यक्ति को बड़ा बना सकती है, चाहे वह नेपोलियन की तरह नाटा ही क्यों ना हो। आपको अपनी साहसिकता को अभ्यास और विकास करना चाहिए। आपको इसके बहुत से मौके मिलेंगे। शुरू करने के सबसे अच्छी जगह अक्सर समझौते की चर्चाओं का नाजुक संसार है, खासकर ऐसी चर्चाएं जिनमें आपसे अपनी खुद की कीमत तय करने को कहा जाता है। अक्सर हम अपनी बहुत कम कीमत लगाते हैं। जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने प्रस्ताव रखा कि स्पेन का दरबार अमेरिका खोजने की यात्रा के लिए धन दे, तो उन्होंने यह बहुत बड़ी साहसिक मांग रखी कि उन्हें समुद्र के ग्रांड एडमिरल का खिताब दिया जाए। दरबार सहमत हो गया। जो कीमत कोलंबस ने तय की थी वह उसे मिल गई। उसने मांग की कि उसका सम्मान किया जाए और उसका सम्मान हुआ। हेनरी किसिंजर भी जानते थे कि समझौते में साहसिक मांगें छुटपुट मांगों से बेहतर होती हैं और दूसरे व्यक्ति से भावताव करने से ज़्यादा अच्छा परिणाम देती है। अपनी कीमत ज़्यादा तय करें और फिर उसे ज़्यादा बढ़ाएं। दूसरों की कमजोरियों को भांपने के बारे में लोगों में छठी इंद्रिय होती है। अगर पहली मुलाकात में ही आप समझौता करने, पीछे हटने और भागने की इच्छा दिखाते हैं, तो आप उन्हें लोगों के अंदर छिपे शेर को भी बाहर निकाल देते हैं, जो खून के प्यासे नहीं होते हैं। सब कुछ अनुभूति पर निर्भर करता है। अगर एक बार आपकी ऐसी छवि बन गई कि आप तत्काल रक्षात्मक हो जाते हैं और समझौते में हर शर्त मान लेते हैं, तो आपको बेरहमी से चारों तरफ से धकाया जाएगा। इसलिए यह हमेशा सबसे अच्छा होता है कि आप बहादुरी की छवि बना लें। साहसिक कदम से आप वास्तविकता से ज़्यादा बड़े और शक्तिशाली दिखते हैं। अगर आप सांप की तरह चोरी और तेजी से हमला कर देते हैं, तो इससे और ज़्यादा डर पैदा होता है। साहसिक काम करके आप एक परंपरा डाल देते हैं। बाद की मुलाकातों में लोग आपके अगले वार की दहशत में रक्षात्मक रहेंगे। तस्वीर: शेर अपने काम में कोई चूक नहीं करता है। उसकी हरकतें बहुत तेज होती हैं। उसका जबड़ा बहुत शक्तिशाली होता है। कायर खरगोश खतरे से बचने के लिए चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन भागने की जल्दी में यह उसके जाल में फंस जाता है और अपने शत्रु के जबड़े में पहुंच जाता है। विशेषज्ञ की राय: मैं निश्चित रूप से सोचता हूँ कि सावधान होने के बजाय साहसी होना बेहतर है, क्योंकि तकदीर एक महिला है और अगर आप उसके स्वामी बनना चाहते हैं
तो यह जरूरी है कि आप उसे शक्ति द्वारा जीतें। साफ दिखता है कि तकदीर बहुत बहादुर लोगों के अधीन रहती है, जबकि कायर लोगों के पास भी नहीं फटकती। इसलिए महिला की तरह तकदीर भी हमेशा युवाओं की प्रेयसी होती है, क्योंकि वे कम सावधान और ज़्यादा उत्साही होते हैं तथा वे ज़्यादा साहस दिखाकर उसके स्वामी बन जाते हैं। निकोलो मैकियावेली 1469 से 1527। लॉ ऑफ पावर नंबर 29। अंत तक पूरी योजना बनाएं। विचार, अंत ही सब कुछ है। अंत तक पहुंचने की पूरी योजना बनाएं। उन सभी संभावित परिणामों, बाधाओं और किस्मत के उतार चढ़ावों पर विचार करें जो आपकी कड़ी मेहनत पर पानी फेर सकते हैं और उसका श्रेय दूसरों को दे सकते हैं। अंत तक की योजना बनाने से आप परिस्थितियों के शिकार नहीं होंगे और यह जान जाएंगे कि कब रुकना है। किस्मत को धीरे से राह दिखाएं और बहुत आगे तक विचार करके अपने भविष्य को तय करें। शक्ति की कुंजी। प्राचीन यूनानियों की मान्यता के अनुसार देवताओं को भविष्य का पूरा ज्ञान होता था। वे हर आने वाली चीज को पूरे विस्तार से देख सकते थे। दूसरी तरफ इंसानों को किस्मत का शिकार माना जाता था, क्योंकि वे वर्तमान में ही उलझे रहते थे और भविष्य के खतरों को देखने में असमर्थ थे। ओडिसियस जैसे हीरो वर्तमान से आगे तक देख सकते थे और कई कदम आगे की योजना बना सकते थे। उस जैसे लोगों को देवता जैसा माना जाता था, जिनमें भविष्य तय करने की योग्यता थी। यह तुलना आज भी तर्कसंगत है। जो लोग आगे तक सोचते हैं और अपनी योजनाओं पर धैर्यपूर्वक काम करके लक्ष्य तक पहुंचते हैं, वे देवी शक्ति से संपन्न नजर आते हैं। ज्यादातर लोग वर्तमान में कैद रहते हैं, इसलिए वे इस तरह की दूरदर्शितापूर्ण योजना नहीं बना पाते। इसी कारण जब कोई तत्कालिक खतरों और आनंदों को नज़रअंदाज करता है तो वह शक्तिशाली बन जाता है। घटनाएं होने पर प्रतिक्रिया करना स्वाभाविक मानवीय गुण है। घटनाओं को पहले से भांपकर योजना बनाना शक्ति की निशानी है। वर्तमान से आगे तक पहुंचकर बड़ी चीजों का अनुमान लगाना या कल्पना करना मानवीय नहीं, दैविक काम लगता है। 415 ईसा पूर्व में एथेंस ने सिसिली पर हमला कर दिया। एथेंस वासियों का विश्वास था कि इसे उन्हें दौलत, शक्ति और 16 साल के पेलोपोनेसियन युद्ध को जीतने की ख्याति मिलेगी। उन्होंने घर से इतनी दूर आक्रमण करने के खतरों के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने यह नहीं भांपा कि सिसिली के लोग ज़्यादा अच्छी तरह लड़ेंगे, क्योंकि युद्ध उनके मैदान पर होगा, या एथेंस के सभी दुश्मन उसके खिलाफ इकट्ठे हो जाएंगे, या युद्ध के कई मोर्चे खुल जाएंगे और उनकी शक्तियां बढ़ जाएंगी। सिसिली पर आक्रमण पूरी तरह असफल रहा और उससे दुनिया की एक महान सभ्यता के नष्ट होने के बीज बढ़े। एथेंस वासियों को यह दुर्भाग्य दिमाग के कारण नहीं बल्कि दिल के कारण आया था। उन्होंने सिर्फ ख्याति का मौका देखा, दूर मंडराने वाले खतरों के बारे में नहीं देखा। कार्डिनल डे रेड्स के अनुसार लोगों की गलतियों का सबसे आम कारण यह होता है कि वह वर्तमान के खतरों से बहुत ज़्यादा डरते हैं और दूर के खतरों से ज़रा भी नहीं डरते। जो खतरे दूर होते हैं या दूर दिखते हैं, अगर हम उन्हें पहले से ही भांप लें तो हम बहुत सारी गलतियों से बच सकते हैं। अगर हमें यह एहसास हो जाए कि हम एक छोटे खतरे से बचकर एक बड़े खतरे की तरफ जा रहे हैं, तो हम अपनी योजनाओं को तत्काल बदल सकते हैं। शक्ति की अवधारणा में सिर्फ यही शामिल नहीं है कि आप क्या करते हैं, बल्कि यह भी शामिल है कि आप क्या नहीं करते हैं। जल्दबाजी और मूर्खतापूर्ण कामों से बचना बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिनके कारण आप मुश्किल में फंस सकते हैं। काम करने से पहले विस्तार से योजना बना लें। अस्पष्ट योजनाओं के कारण मुश्किल में ना फंसें। क्या उनके ऐसे परिणाम होंगे जो आप नहीं चाहते हैं? क्या मैं नए दुश्मन बना लूँगा? क्या कोई दूसरा मेरी मेहनत का लाभ ले लेगा? आमतौर पर अंत सुखद कम दुखद अधिक होता है।
अपने मस्तिष्क में सुखद अंत की छवि के कारण राह ना भटकें। जब आप कई कदम आगे तक देखेंगे और अंत तक की योजना बना लेंगे तो आप भावनाओं के प्रलोभन में नहीं फंसेंगे और तत्काल प्रतिक्रिया करने की इच्छा से भी बचेंगे। आपकी स्पष्टता से आपको तनाव नहीं होगा और आप उलझन में भी नहीं रहेंगे, जिस कारण इतने सारे लोग अपने कामों में असफल रहते हैं। आप अंत देखते हैं और आप राह में किसी तरह का परिवर्तन बर्दाश्त नहीं करते हैं। तस्वीर माउंट ऑल्पस के देवी देवता। बादलों के पार से इंसान के कामों को देखते हुए वे पहले से ही उन बड़े सपनों का अंत देख लेते हैं जो विनाश और त्रासदी की तरफ ले जाते हैं, और वे इस बात पर हंसते हैं कि हम वर्तमान से आगे नहीं देख पाते हैं और हम खुद को किस तरह धोखा देते हैं। विशेषज्ञ की राय, खुद को मुसीबत से बाहर निकालने के बजाय यह ज़्यादा आसान है कि मुसीबत के अंदर जाया ही ना जाए। हमें सरकंडे के विपरीत व्यवहार करना चाहिए। सरकंडे का तना पहले तो सीधा और लंबा होता है, लेकिन बाद में इसमें गांठें पड़ जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे यह थक गया हो और अब इसमें पुराना उत्साह या उमंग नहीं बची हो। हमें काम ठंडेपन से धीरे धीरे शुरू करना चाहिए। संघर्ष के लिए अपनी सांस बचाकर रखना चाहिए और अपने सबसे महत्वपूर्ण प्रहारों को अंत के लिए बचाकर रखना चाहिए। जब हम कोई काम शुरू करते हैं तो प्राय शुरुआत में हम उन्हें दिशा देते हैं और वे हमारे वश में होते हैं, लेकिन एक बार शुरू होने के बाद वे हमें दिशा देने लगते हैं और हमें अपने वश में कर लेते हैं। मार्टिन 1533 से 1592। लॉ ऑफ पावर नंबर 30। अपनी उपलब्धियों को आसान दिखाएं। विचार, आपके काम सहज नजर आने चाहिए, जैसे आपने उन्हें आसानी से कर दिया हो। आपके काम में जितनी मेहनत, कोशिश और चतुर चालें लगी हैं, उन्हें छिपाया जाना चाहिए। जब ऐसा लगता है कि आपने बिना खास कोशिश के काम कर दिया है, तो यह छवि बनती है कि आप अगर कोशिश करें तो बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं। आप कितनी कड़ी मेहनत करते हैं, यह बताने के प्रलोभन से बचें, क्योंकि इससे सिर्फ सवाल उठते हैं। किसी को भी अपनी चालें ना सिखाएं, वरना उनका प्रयोग आप ही के खिलाफ किया जाएगा। शक्ति की कुंजी। शक्ति की पहली अवधारणा प्रकृति के साथ आदिकालीन मुठभेड़ों से उत्पन्न हुई थी। आसमान में बिजली चमकना, बाढ़, जंगली जानवर आदि। इन शक्तियों के लिए किसी चिंतन या योजना की जरूरत नहीं थी। वे अचानक सामने आकर डरा देती थी। जिंदगी और मौत पर उनका अधिकार था और इसी तरह की शक्ति हम हमेशा पाना चाहते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से हमने प्रकृति के गति और शक्ति को नियंत्रित कर लिया है, लेकिन कोई चीज़ अब भी बाकी है। हमारी मशीनें आवाज़ करती हैं और झटके से चलती हैं। उनकी कोशिश दिखती है। प्रौद्योगिकी के सबसे अच्छे आविष्कारों के बावजूद हम उन चीज़ों की प्रशंसा करते हैं जो आसानी से और बिना कोशिश के चलती हैं। बच्चों में हमसे अपनी बात मनवाने की शक्ति होती है। ऐसा उस प्रबल आकर्षण के कारण होता है जो हर उस प्राणी में होता है जो हमसे कम चिंतनशील और ज़्यादा सुकुमार होता है। हम दोबारा बच्चे तो नहीं बन सकते हैं, लेकिन अगर हम बिना कोशिश किए सफलता पाने का प्रदर्शन कर सकें तो हम दूसरों में वही श्रद्धा जगा सकते हैं जो प्रकृति ने हमेशा इंसानों में जगाई है। इस सिद्धांत का विश्लेषण करने वाले पहले यूरोपीय लेखकों में से एक पुनर्जागरण काल के दरबारी थे। 1528 में प्रकाशित पुस्तक द बुक ऑफ द कॉटियर में बाल्डासेर कास्टिग्लियोन ने आदर्श दरबारी के बहुत जटिल और वर्गीकृत व्यवहार का वर्णन किया है। उनका कहना है कि दरबारी को ये काम इस तरह से करने चाहिए ताकि मुश्किल काम भी आसान लगे। उन्होंने दरबारी को प्रेरित किया कि वह अपनी कला को छिपाने के लिए सभी काम थोड़े उदासीन ढंग से करे और शब्दों या कामों को अनियोजित या प्रयासरहित लगने दे।
हम सब असाधारण काम की प्रशंसा करते हैं, लेकिन अगर उसे सहजता और सुंदरता से किया गया हो तो हम 10 गुना ज्यादा प्रशंसा करते हैं। काम आसानी से करने का विचार शक्ति के सभी रूपों के लिए उचित है, क्योंकि शक्ति दिखावे और आपके द्वारा पैदा किए गए भ्रम पर निर्भर करती है। आपके सार्वजनिक कार्य कलाकृतियों की तरह होते हैं, उन्हें देखने में आनंद आना चाहिए। जब आप अपनी रचना की प्रक्रिया को उजागर करते हैं तो आप दूसरों की तरह बन जाते हैं, जो समझा जा सकता है कि उससे श्रद्धा नहीं उपजती है। हम यह सोच लेते हैं कि अगर हमारे पास धन और समय होता तो हम भी वह कर सकते थे। अपनी चतुराई दिखाने के प्रलोभन से बचें। ज़्यादा चतुरतापूर्ण यह है कि आप अपनी चतुराई के स्तोत्रों को छिपा लें। अपने शॉर्टकट और चालों को छिपाने का एक और कारण है, जब आप अपनी जानकारी उजागर कर देते हैं तो दूसरों के ऐसे विचार मिल जाते हैं जिनका इस्तेमाल वे आपके खिलाफ कर सकते हैं। आप खामोशी के लाभ गवा देते हैं। हम सब में आत्म प्रदर्शन की प्रवृत्ति होती है। हम सभी दुनिया को बताना चाहते हैं कि हमने क्या किया है। हम सब अपनी मेहनत और चतुराई की तारीफ सुनकर अपने गर्व को संतुष्ट करना चाहते हैं। हम उस मेहनत के लिए भी सहानुभूति पाना चाहते हैं जो हमें अपनी कला के चरम बिंदु तक पहुंचने में लगी। अपने रहस्य उजागर करने की इस आदत पर काबू रखें, क्योंकि इसका प्रभाव अक्सर आपकी आशा के विपरीत होता है। याद रखें, आपके काम जितने रहस्यमय होंगे, लोग उतने ही ज़्यादा श्रद्धा करेंगे। ऐसा नजर आएगा जैसे आप ही वह काम कर सकते थे, और अनूठी प्रतिभा का धनी दिखना बहुत शक्तिशाली होता है। अंत में अपनी सहजता और आसानी से उपलब्धि हासिल की है, इसलिए लोगों को यह विश्वास होता है कि अगर आप ज़्यादा मेहनत करते तो आप ज़्यादा सफलता हासिल कर सकते थे। इससे न सिर्फ प्रशंसा मिलती है, बल्कि एक तरह का डर भी उत्पन्न होता है। आपकी शक्तियों का पूरी तरह दोहन नहीं हुआ है, इसलिए किसी को भी उनकी सीमाओं का पूरी तरह अंदाज़ा नहीं होता है। तस्वीर रेस हॉर्स। अगर हम करीब खड़े हों तो हम घोड़े को नियंत्रित करने का तनाव और प्रयास देख सकते हैं। उसकी उभड़ी हुई सांसें और दर्द भरी कराहें सुन सकते हैं, लेकिन दूर से देखने पर हमें सब कुछ बहुत सुंदर नजर आता है और ऐसा लगता है जैसे घोड़े हवा में उड़ रहे हों। अगर आप दूसरों को दूरी पर रखेंगे तो वे सिर्फ यही देख पाएंगे कि आप कितनी आसानी से आगे बढ़ते हैं। विशेषज्ञ की राय। उदासीनता से किया गया काम चाहे कितना छोटा हो, उससे न सिर्फ इससे करने वाले की योग्यता दिखती है, बल्कि अक्सर उदासीनता की वजह से वह काम वास्तविकता से ज़्यादा बड़ा नज़र आता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि देखने वाले यह मानते हैं कि जो व्यक्ति इतनी आसानी से इतना अच्छा काम कर सकता है, उसमें उनसे ज़्यादा योग्यता होगी। बाल्डेसर कास्टिग्लियोन 1478 से 1529। लॉ ऑफ पावर नंबर 31। दूसरों पर नियंत्रण करें। दूसरों को ताश के उन पत्तों से खिलाएं जो आपने बांटे हैं। विचार। सर्वश्रेष्ठ धोखा वह होता है जिसमें आप सामने वाले को विकल्प देते हैं। इससे आपके शिकार को यह लगता है कि नियंत्रण उसके हाथ में है, जबकि वह दरअसल आपके हाथों की कठपुतली होता है। लोगों को ऐसे विकल्प दें ताकि उनके द्वारा कोई सा भी विकल्प चुनने पर आपको लाभ हो। उन्हें दो बुराइयों में से कम बुरी बात को चुनने के लिए विवश करें, जबकि दोनों ही बातें आपके उद्देश्यों को पूरा करें। उन्हें दुविधा के सींगों पर बैठा दें। जिधर मुड़े उन्हें घायल होना ही है। शक्ति की कुंजी। स्वतंत्रता, विकल्प और चुनाव जैसे शब्दों से संभावनाओं की ऐसी जबरदस्त शक्ति उत्पन्न होती है जो उनसे प्राप्त लाभों की वास्तविकता से आगे तक जाती है। गौर से देखें, हमारे पास बाजार में, चुनाव में, नौकरी में जो विकल्प होते हैं उनकी निश्चित सीमाएं होती हैं। अक्सर हमें ए और बी में से किसी एक को चुनना होता है। बाकी सभी अक्षर
तस्वीर से बाहर होते हैं, लेकिन जब तक विकल्प चुनने की हल्की से भी मृगमरीचिका रहती है, तब तक हम छूटे हुए विकल्पों पर शायद ही कभी ध्यान केंद्रित करते हैं। इसी वजह से चतुर और चालाक आदमी धोखा देने के बहुत से अवसर बना लेते हैं। जो लोग विकल्प चुन रहे हैं, उन्हें यह विश्वास ही नहीं होगा कि उन्हें धोखा दिया जा रहा है या उनका शोषण हो रहा है। वे यह नहीं देख पाते हैं कि आप उन्हें थोड़ी सी स्वतंत्रता सिर्फ इसलिए दे रहे हैं ताकि बदले में वे आपकी इच्छा पूरी करने के लिए काम करें। इसलिए किसी को धोखा देते समय आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप उसे बहुत ही सीमित विकल्प दें। नीचे विकल्पों पर नियंत्रण के कुछ आम रूप दिए गए हैं। विकल्पों में रंग भरें। यह हेनरी किसिंजर की प्रिय तकनीक थी। राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के राज्य मंत्री के रूप में किसिंजर खुद को अपने बॉस से ज़्यादा जानकार मानते थे, लेकिन वे जानते थे कि अगर उन्होंने नीति तय करने की कोशिश की तो इससे निक्सन को गुस्सा आ जाएगा, जो बहुत ही असुरक्षित व्यक्ति के रूप में मशहूर थे। इसलिए किसिंजर हर स्थिति के लिए 3-4 विकल्प कार्य सुझाते थे और उन्हें इस तरह से प्रस्तुत करते थे ताकि वही विकल्प सबसे अच्छा नजर आए जो वे सुझाना चाहते थे। हर बार निक्सन किसिंजर के जाल में फंस जाते थे, लेकिन उन्हें कभी यह शक भी नहीं हुआ कि वे उसी दिशा में जा रहे हैं जिस दिशा में किसिंजर उन्हें ले जा रहे हैं। हमेशा विरोध करने वाले को अपनी इच्छा पर चलने के लिए मजबूर कर दें। यह एक बहुत ही अच्छी तकनीक है जिसका इस्तेमाल बच्चों और दूसरे जिद्दी लोगों पर किया जा सकता है, जो हमेशा आपकी कही बातों के विपरीत चलने में आनंद का अनुभव करते हैं। आप उनसे जो करवाना चाहते हैं उसकी विपरीत बात कहें। आपकी आदत के मुताबिक वे उल्टा काम करेंगे और किस तरह वे वही काम करेंगे। हमेशा विरोध करने वाले को अपनी इच्छा पर चलने के लिए मजबूर कर दें। यह एक बहुत अच्छी तकनीक है जिसका इस्तेमाल बच्चों और दूसरी जिद्दी लोगों पर किया जा सकता है, जो हमेशा आपकी कही बातों के विपरीत चलने में आनंद का अनुभव करते हैं। आप उनसे जो करवाना चाहते हैं उसके विपरीत बात कहें। अपनी आदत के मुताबिक वे उल्टा काम करेंगे और इस तरह वे वही काम करेंगे उनसे जो आप करवाना चाहते हैं। खेल के मैदान को बदल दें। 1860 के दशक में जॉन डी रॉकफेलर ने कच्चे तेल पर एकाधिकार करने का लक्ष्य बनाया। अगर वे छोटी तेल कंपनियों को खरीदने की कोशिश करते तो वे उनके इरादे भांप लेती और संघर्ष करती। इसकी बजाय उन्होंने चुपचाप वे रेल कंपनियां खरीद ली जो तेल का परिवहन करती थी। रॉकफेलर ने खेल के मैदान को बदल दिया, जिससे छोटे तेल उत्पादकों के पास सिर्फ वही विकल्प रहे जो रॉकफेलर ने उन्हें दिए थे। सिमटते विकल्प। हर बार जब खरीदार झिझके और एक दिन बीत जाए तो अपनी कीमत बढ़ा दें और निर्णय के शिकार व्यक्ति पर आजमाने के लिए यह बहुत अच्छी नीति है, जो यह सोचकर तत्काल निर्णय ले लेगा कि आने वाले कल के बजाय आज उसे ज़्यादा अच्छा सौदा मिल रहा है। खाई की कगार पर खड़ा कमज़ोर आदमी। यह तकनीक विकल्पों में रंग भरने जैसी ही है, लेकिन कमज़ोर और अनिर्णय के शिकार लोगों के साथ आपको ज़्यादा आक्रामक होना पड़ेगा। उनकी भावनाओं को उत्तेजित करें। उनसे काम करवाने के लिए डर और दहशत का प्रयोग करें। अगर आप तर्क का हवाला देंगे तो वे हमेशा टालमटोल करने का तरीका खोज लेंगे। उनके सामने हर तरह के खतरों का वर्णन करें। आप खतरों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताएं। इसका परिणाम यह होगा कि हर दिशा में खाई दिखने लगेगी, सिवाय उस दिशा के जहां आप उन्हें ले जाना चाहते हैं। दुविधा के सींग। यह मुकदमा लड़ने वाले वकीलों की आदर्श तकनीक है। वकील गवाह को किसी घटना के 2 संभावित स्पष्टीकरणों में से किसी एक को चुनने को कहता है। जब दोनों में ही कोई ना कोई पेंच होता है, उन्हें वकील के सवालों का जवाब देना होता है।
लेकिन चाहे वे कुछ भी जवाब दें, नुकसान उन्हीं का होता है। इस कदम की सफलता की कुंजी तत्काल वार करना है। अपने शिकार को बचाव के बारे में सोचने का समय ना दें। जब वे दुविधा के सींगों के बीच में छटपटाता है तो वे अपने खुद की कब्र खोद लेते हैं। तस्वीर बैल के सींग। बैल अपने सींगों से आपको कोने में धकेल देता है, एक अकेले सींग से नहीं जिससे आप बच सकते हैं, बल्कि दो सींगों से जो आपको फंसा लेते हैं। आप दाएं मुड़े या बाएं, दोनों ही तरफ आप उन सींगों में फंस जाएंगे और घायल हो जाएंगे। विशेषज्ञ की राय, दूसरों द्वारा दिए घाव और बुरी बातों से ज़्यादा दर्दनाक वे घाव और बुरी बातें होती हैं जिन्हें इंसान खुद विकल्प चुनकर मोल लेता है। निकोलो मैकियावेली, 1469 से 1527। लॉ ऑफ पावर नंबर 32। लोगों की फंतासियों के साथ खेलें। विचार, सच्चाई से लोग अक्सर बचते हैं क्योंकि यह बदसूरत और अप्रिय होती है। सच्चाई और यथार्थ का आग्रह कभी न करें जब तक कि आप उस क्रोध के लिए तैयार ना हो। जिंदगी इतनी कठोर और दुखद है कि जो लोग रोमांस निर्मित कर सकते हैं या फंतासी की उड़ान भर सकते हैं, वे रेगिस्तान में नखलिस्तान की तरह हैं। हर व्यक्ति उनकी तरफ भागेगा। लोगों की फंतासियों का दोहन करने में प्रबल शक्ति होती है। शक्ति की कुंजी, फंतासी कभी अकेले काम नहीं कर सकती। इसके लिए नीरसता के नेपथ्य की जरूरत होती है। सच्चाई के दमन की वजह से ही फंतासी जड़ें जमाती है और फलती फूलती है। जो व्यक्ति दमनकारी सच्चाई के बीच फंतासी बुन सकता है, उसके पास बहुत शक्ति होती है। जब आप जनता को बांधने वाली फंतासी की खोज करते हैं तो आप उन सांसारिक सच्चाइयों पर निगाह रखें जो सब पर भारी पड़ती है। लोग अपने या अपने जीवन के बारे में जो कपोल कल्पित भव्य तस्वीरें बताते हैं, उससे अपना ध्यान ना भटकने दें। इसके बजाय उस चीज़ को खोजें जिसने उन्हें सचमुच कैद कर रखा है। जब आपको वह चीज़ मिल जाएगी तो आपके पास एक ऐसी जादुई कुंजी होगी जो आपको बहुत शक्तिशाली बना देगी। हालांकि लोग और समय बदलते रहते हैं, लेकिन हम कुछ स्थायी दमनकारी सच्चाइयों की जांच करते हैं। हम यह भी देखेंगे कि वे शक्ति हासिल करने के अवसर कैसे प्रदान करती है। वास्तविकता, परिवर्तन धीमा और क्रमिक होता है। इसके लिए कड़ी मेहनत, थोड़ी सी किस्मत, बहुत ज़्यादा त्याग और बहुत से धैर्य की जरूरत होती है। फंतासी अचानक कायापलट हो जाएगी जिससे इंसान की किस्मत पूरी तरह से बदल जाएगी। फंतासी को सच करने के लिए मेहनत, किस्मत, त्याग और समय की जरूरत नहीं होगी। जाहिर है यह धोखेबाजों की जबरदस्त फंतासी है। एक महान और पूर्ण परिवर्तन का वादा करें। गरीब से लेकर अमीर तक, बीमार से लेकर स्वस्थ तक, दुख से परम सुख तक। इस वादे से लोग आपके जाल में फंस जाएंगे और आपके अनुयायी बन जाएंगे। वास्तविकता, समाज के कुछ दृढ़ सिद्धांत और सीमाएं हैं। हम इन सीमाओं को समझते हैं और जानते हैं कि हमें हर दिन इन्हीं के बीच घूमना है। फंतासी, हम अलग सिद्धांतों और रोमांच के वादों के साथ एक बिल्कुल नई दुनिया में प्रवेश कर सकते हैं। 18वीं सदी की शुरुआत में पूरा लंदन एक रहस्यमय युवक के बारे में बातें कर रहा था जिसका नाम जॉर्ज साल्मेनेज़र था। वह एक ऐसी जगह से आया था जो ज़्यादातर अंग्रेज़ों की नज़र में बहुत रोमांचक थी। वह फोर्मोसा के टापू से आया था जो चीन के समुद्र तट के समीप था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने साल्मेनेज़र को उस टापू की भाषा सिखाने के लिए अपने यहाँ रखा। कुछ साल बाद उसने एक पुस्तक लिखी जो तत्काल बेस्ट सेलर बन गई। यह पुस्तक फोर्मोसा के इतिहास और भूगोल के बारे में थी। अंग्रेज सामंतों ने उस युवक को दावतों में आमंत्रित किया और जहाँ भी वे गया उसने अपने मेजबानों को अपने टापू के बारे में दिलचस्प कहानियाँ सुनाई। बहरहाल साल्मेनेज़र की मौत के बाद उसकी वसीयत में यह रहस्य खुला
कि वह तो दरअसल एक फ्रांसीसी था जिसके पास प्रबल कल्पना शक्ति थी। उसने फोर्मोसा के बारे में जो कुछ भी कहा था वह सब मनगढ़ंत था। उसने एक विस्तृत कहानी गढ़ी थी जिससे अंग्रेज जनता की रहस्यमय और रोमांचक सामग्री की भूख संतुष्ट हुई। ब्रिटिश संस्कृति के लोगों के खतरनाक सपनों पर कठोर नियंत्रण से उसे उनकी फंतासी का दोहन करने का आदर्श अवसर मिला। वास्तविकता, मौत, मुर्दा लोगों को जिंदा नहीं किया जा सकता, अतीत को बदला नहीं जा सकता। फंतासी, इस असहनीय तथ्य को अचानक उल्ट देना। वर्मियर की कला की सुंदरता और महत्व के बारे में सब जानते हैं, लेकिन उनकी पेंटिंग्स की संख्या बहुत कम है और उन्हें दुर्लभ माना जाता है। बहरहाल 1930 के दशक में वर्मियर की कई पेंटिंग्स कला बाजार में नजर आने लगी। उनकी सच्चाई की जांच करने के लिए विशेषज्ञों को बुलाया गया, जिन्होंने उन्हें असली घोषित कर दिया। यह लजारस को दोबारा जिंदा करने की तरह था। एक अजीब तरीके से वर्मियर को दोबारा जिंदा कर दिया गया। अतीत बदल गया। बाद में यह सच्चाई सामने आई कि वर्मियर की नई पेंटिंग्स दरअसल एक अधेड़ डच जालसाज ने बनाई थी जिसका नाम हैंस वान मिगेरन था, और उसने अपनी धोखाधड़ी के लिए वर्मियर को इसलिए चुना क्योंकि वह फंतासी को समझता था। पेंटिंग्स इसलिए असली दिखेंगी क्योंकि जनता और विशेषज्ञ दिल से उन्हें मानना चाहते थे। याद रखें, फंतासी की कुंजी दूरी है। दूर की चीज़ें आकर्षित करती हैं और लुभाती हैं। वे आसान और समस्या रहित दिखती हैं। आप जो देने का प्रस्ताव रख रहे हैं वह पकड़ में नहीं आना चाहिए। उसे कभी चिर परिचित ना बनने दें। वह तो दूर की मृग मरीचिका होना चाहिए जो पास पहुंचते ही और दूर हो जाए। फंतासियों के जालसाज के रूप में आप अपने शिकार को इतना करीब आने दें कि वह देख सके और उसका मन ललचाए, लेकिन उसे इतना दूर रखें ताकि वह उसके सपने देखता रहे और उसकी इच्छा करता रहे। तस्वीर, चांद, उसे हासिल नहीं किया जा सकता। वह हमेशा आकार बदलता है, कभी दिखता है, कभी छिप जाता है। हम उसकी तरफ देखते हैं, कल्पना करते हैं, सोचते हैं और उसकी इच्छा रखते हैं। वह हमेशा नया लगता है, लगातार सपने जगाता है। कभी स्पष्ट चीज का प्रस्ताव ना रखें, चांद का वायदा करें। विशेषज्ञ की राय, झूठ एक आकर्षण है, एक जालसाजी है जिसे फंतासी में सजाया जा सकता है। इसे रहस्यमय अवधारणा के पर्दे में रखा जा सकता है। सत्य भावहीन और गंभीर होता है जिसे झेलना आरामदेह नहीं होता। झूठ ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। दुनिया में सबसे तिरस्कृत व्यक्ति वह है जो हमेशा सच बोलता है, जिसके पास कल्पनाशीलता नहीं होती। मैंने पाया है कि कल्पना की उड़ान सच से बहुत ज़्यादा रोचक और लाभदायक होती है। जोसेफ विल द येलो किड 1870 से 1976। लॉ ऑफ पावर नंबर 33। हर व्यक्ति की कमजोर नस पहचाने। विचार, हर व्यक्ति की एक ना एक कमजोरी होती है। हर महल की दीवार में एक ना एक छेद होता है। यह कमजोरी आमतौर पर कोई असुरक्षा, कोई अनियंत्रित भाव या आवश्यक होती है। यह कोई छोटा रहस्यमय सुख भी हो सकता है। चाहे यह जो भी हो, एक बार मिल जाने पर आप इस कमजोर नस का इस्तेमाल अपने लाभ के लिए कर सकते हैं। कमजोर नस खोजना। रणनीति की कार्य योजना। हम सब में प्रतिरोध होता है। हम अपने चारों तरफ एक रक्षा कवच बना लेते हैं जो परिवर्तन के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। यह रक्षा कवच हमारे मित्रों व दुश्मनों की घुसपैठ को रोकता है। बहरहाल, यह जान लेना बहुत महत्वपूर्ण होता है कि हर इंसान के मनोवैज्ञानिक रक्षा कवच का कोई न कोई हिस्सा कमजोर होता है जो घुसपैठ का प्रतिरोध नहीं करता। अगर आप इस कमजोर हिस्से की खोज लेते हैं और इसका इस्तेमाल करते हैं तो आप उस व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार ढाल लेंगे।
कुछ लोग अपनी कमजोरियों का खुलेआम इजहार करते हैं, जबकि बाकी उन्हें छिपाते हैं। जब कोई रक्षा कवच को भेद लेता है, तो अपनी कमजोरियां छिपाने वाले लोग ही ज़्यादा गच्चा खाते हैं। अपने आक्रमण की योजना बनाते समय इन सिद्धांतों का ध्यान रखें। मुद्राओं और अचेतन संकेतों पर ध्यान दें। जैसा सिगमंड फ्रायड ने कहा था, कोई भी इंसान अपने रहस्य नहीं छिपा सकता है। अगर उसके होंठ नहीं बोलेंगे तो उसकी उंगलियां बोलेंगी। उसका रोम रोम चिल्लाकर रहस्य बता देगा। किस व्यक्ति की कमजोरी खोजते समय इस महत्वपूर्ण सिद्धांत को हमेशा याद रखें। कमजोरी महत्वहीन दिखने वाली मुद्राओं और शब्दों से प्रकट होती है। कमजोरी खोजते समय सफलता की कुंजी सिर्फ यह नहीं है कि आप किसकी तलाश करते हैं, बल्कि यह भी है कि आप कहाँ और कैसे तलाश करते हैं। हर दिन की बातचीत में कमजोरियों का सबसे समृद्ध भंडार मिलता है, इसलिए सुनने की कला सीखें। अगर आपको शक है कि किसी की कोई खास नाजुक जगह है, तो इसकी जांच अप्रत्यक्ष तरीके से करें। अपनी आँख को विस्तृत जानकारी पाने के लिए प्रशिक्षित करें। वह व्यक्ति वेटर को कैसे टिप देता है, उसे किस चीज़ से खुशी मिलती है, उसके कपड़ों में कौन सा संदेश छिपा है। लोगों के आदर्श व्यक्तियों के बारे में पता लगाएं। वे किन चीज़ों को प्रबलता से चाहते हैं और उन्हें पाने के लिए वे कुछ भी कर सकते हैं। शायद आप उनकी फंतासियों को पूरा कर सकते हो। याद रखें, हम सब अपनी कमजोरियों को छिपाने की कोशिश करते हैं, इसलिए हमारे सचेतन व्यवहार से बहुत कम बातें पता चल सकती हैं। हमारे सचेतन नियंत्रण के बाहर की छोटी चीज़ों से ही असली बातें पता चलती हैं और आपको उन्हीं का पता लगाना है। असहाय बच्चों को खोजें। अधिकांश कमजोरियां बचपन में शुरू होती हैं, क्योंकि व्यक्ति अपना रक्षा कवच बचपन के बाद ही बनाना शुरू करता है। शायद बच्चे को किसी खास क्षेत्र में विशेष दुलार दिया गया हो, या उसकी कोई विशेष भावनात्मक जरूरत पूरी नहीं हुई हो। बड़े होने पर वह दुलार या कमी दफन तो हो सकती है, लेकिन कभी ख़त्म नहीं होती। बचपन की ज़रूरत का पता लगाने से आपको हर व्यक्ति की कमजोरी के बारे में एक सशक्त कुंजी मिल जाती है। इस कमज़ोर नस की एक निशानी यह है कि जब आप इसे छूते हैं, तो वह व्यक्ति अक्सर किसी बच्चे की तरह व्यवहार करने लगता है। इसलिए किसी ऐसे व्यवहार की तलाश करें जिसे बचपन में ही छोड़ देना चाहिए था। विरोधाभास को खोजते रहें। प्रकट गुण के पीछे अक्सर इसका विपरीत गुण छिपा होता है। जो लोग अपना सीना ठोकते रहते हैं, वे प्राय डरपोक होते हैं। जो लोग परंपरावादी होने का नाटक करते हैं, वे अक्सर रोमांच के भूखे होते हैं। उनके दिखावे पर ना जाएं। असलियत खोजने पर आप अक्सर पाएंगे कि लोगों में उनके प्रकट गुणों के विपरीत कमजोरियां होती हैं। खाली जगह भरे। दो मुख्य भावनात्मक खालीपन होते हैं, असुरक्षा और दुख। असुरक्षित लोग किसी भी तरह की सामाजिक मान्यता पाने के लिए लालियत रहते हैं। जो लोग दुखी हैं, उनके दुख की जड़ें खोजें। असुरक्षित और दुखी लोग अपनी कमजोरियों को सबसे कम छिपा पाते हैं। उनके भावनात्मक खालीपन को भरने की क्षमता शक्ति का बहुत बड़ा स्रोत होती है और लंबे समय तक लाभ देती है। भावना किसी मनोवैज्ञानिक डर का संकेत होती है। एक ऐसा डर जो स्थिति के अनुपात में ना हो, या वासना, लोभ, दंभ या नफरत जैसा घटिया उद्देश्य। इन भावनाओं की जकड़ में रहने वाले लोग अक्सर खुद पर काबू नहीं रख पाते हैं। आप उन्हें अपने नियंत्रण में ले सकते हैं। तस्वीर: कमजोर नस आपके शत्रु के कुछ रहस्य होते हैं जिनकी वजह रक्षा करता है। वह अपने विचारों को उजागर नहीं करता है, लेकिन वह उसकी जानकारी के बिना ही कई तरीकों से प्रकट हो जाते हैं, जैसे उसके सिर, दिल या पेट के खांचे से। एक बार जब आपको कमजोर नस मिल जाए,
तो आप उस पर अपना अंगूठा रख दें और उसे अपनी मर्जी से नचाएं। विशेषज्ञ की राय। हर व्यक्ति की कमजोर नस का पता लगाएं। इससे आप उसे इच्छानुसार काम करवा सकते हैं। इससे संकल्प की कम, योग्यता की ज़्यादा आवश्यकता होती है। आपको यह पता होना चाहिए कि किस जगह पर हाथ रखना है। हर इच्छा का एक खास उद्देश्य होता है जो रुचि के अनुसार बदलता रहता है। सभी लोग किसी न किसी चीज के लिए लालियती रहते हैं, कुछ शोहरत के लिए, कुछ स्वार्थ सिद्ध के लिए और ज्यादातर आनंद के लिए। योग्यता वह जानने में निहित है कि सामने वाला किस चीज के लिए लालियत है ताकि उससे लाभ उठाया जाए। किसी व्यक्ति की मुख्य प्रेरणा को जान लेने से आपको उसकी इच्छा की कुंजी मिल जाती है। बाल तेसर ग्रेशियन 1601 से 1658। तस्वीर। कमजोर नस। आपके शत्रु के कुछ रहस्य होते हैं जिनकी वह रक्षा करते हैं। वे अपने विचारों को उजागर नहीं करता है, लेकिन वे उसकी जानकारी के बिना ही कई तरीकों से प्रकट हो जाते हैं, जैसे उसके सिर, दिल या पेट के खांचे से। एक बार जब आपको कमजोर नस मिल जाए तो आप उस पर अपना अंगूठा रख दें और उसे अपनी मर्जी से नचाएं। विशेषज्ञ की राय। हर व्यक्ति की कमजोर नस का पता लगाएं। इससे आप उससे इच्छानुसार काम करवा सकते हैं। इसमें संकल्प की कम, योग्यता की ज़्यादा आवश्यकता होती है। आपको यह पता होना चाहिए कि किस जगह पर हाथ रखना है। हर इच्छा का एक खास उद्देश्य होता है जो रुचि के अनुसार बदलता रहता है। सभी लोग किसी न किसी चीज के लिए लालयती रहते हैं, कुछ शोहरत के लिए, कुछ स्वार्थ सिद्ध के लिए और ज़्यादातर आनंद के लिए। योग्यता जानने में निहित है कि सामने वाला किस चीज के लिए लालायित है ताकि उससे लाभ उठाया जाए। किसी व्यक्ति की मुख्य प्रेरणा को जान लेने से आपको उसकी इच्छा की कुंजी मिल जाती है। बाल तेसर ग्रेशियन 1601 से 1658। लॉ ऑफ पावर नंबर 34। शहंशाहों की तरह रहें। सम्राट जैसा सम्मान पाने के लिए सम्राट की तरह काम करें। विचार। आप जिस तरह से खुद को पेश करते हैं उसी से अक्सर यह तय होता है कि लोग आपके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। घटिया या साधारण दिखने पर लोग आपका सम्मान हरगिज नहीं करेंगे। सम्राट खुद अपना सम्मान करता है, इसलिए दूसरों को भी उसका सम्मान करने की प्रेरणा मिलती है। शहंशाहों की तरह व्यवहार करके और अपनी शक्तियों में विश्वास दिखाकर आप स्वयं को मुकुट पहनने की दिशा में ले जाते हैं। शक्ति की कुंजी। बच्चों के रूप में हम अपनी जिंदगी बहुत उत्साह से शुरू करते हैं। हम दुनिया से हर चीज की आशा करते हैं और मांगते हैं। आमतौर यह समाज में अपनी पहली घुसपैठ करते समय यानी अपना करियर शुरू करते समय भी होता है, लेकिन बड़े होने पर हमें अपमान और असफलताएं मिलने लगती हैं। ये ऐसी सीमाएं बना देती है जो समय के साथ दृढ़ होती जाती हैं। हम दुनिया से कम आशाएं करने लगते हैं और अपनी ही बनाई सीमा को मानने लगते हैं। हम झुकना और कंजूसी करना शुरू कर देते हैं। हम छोटे छोटे आग्रहों के लिए माफ़ी मांगना शुरू कर देते हैं। अगर हमारे क्षितिज सिकुड़ गए हैं तो इसका समाधान यह है कि हम जानबूझकर खुद को बदल लें। असफलताओं को ज़्यादा महत्व ना दें, सीमाओं को नज़रअंदाज कर दें और बच्चों की ही तरह मांग व आशा करें। ऐसा करने के लिए हमें एक विशेष रणनीति अपनानी होगी जिसे मुकुट रणनीति कहा जा सकता है। मुकुट रणनीति कारण और परिणाम की आसान श्रृंखला पर आधारित है। अगर हम विश्वास करते हैं कि हम महान काम करेंगे तो हमारा विश्वास उसी तरह झलकेगा जिस तरह मुकुट राजा के चारों तरफ एक आभा मंडल पैदा करता है। यह बाहरी चमक हमारे आसपास के लोगों को प्रभावित करेगी जो यह सोचेंगे कि हमारे इस विश्वास के पीछे पर्याप्त कारण होंगे। इतिहास में ऐसे उदाहरण हैं कि सामान्य परिवारों में जन्मे लोगों ने बाईजेंशियस के, थियोडोरस, कोलंबस, बीथोवन और डिज़राइल जैसे लोगों ने
मुकुट रणनीति का प्रयोग करके सफलता पाई है। इन लोगों को अपनी महानता में इतना दृढ़ विश्वास था कि वे सचमुच महान बन गए। इसकी शर्त सिर्फ इतनी है कि आप में आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा होना चाहिए। आप जानते हैं कि आप खुद को धोखा दे रहे हैं, लेकिन सम्राट की तरह व्यवहार करें। इस बात की संभावना है कि लोग भी आपके साथ सम्राट की तरह व्यवहार करेंगे। मुकुट आपको बाकी लोगों से अलग कर सकता है, लेकिन यह आप पर है कि आप उस अलगाव को वास्तविक बना दें। आपको अलग तरह से काम करना है और अपने आसपास के लोगों से दूरी बनाकर रखना है। अपने अलगाव को रेखांकित करने का एक तरीका यह है कि हमेशा गरिमापूर्ण व्यवहार करें, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। शाही व्यवहार का मतलब यह नहीं है कि आप दंभी या घमंडी बन जाएं। दंभ सम्राट का गुण लग सकता है, लेकिन दरअसल यह असुरक्षा का सूचक होता है। यह शाही व्यवहार के ठीक विपरीत होता है। गरिमा दरअसल मुश्किल परिस्थितियों में पहनने के लिए आदर्श नकाब है। इस तरह से व्यवहार करें जैसे कोई चीज़ आपको प्रभावित नहीं कर सकती है और आपके पास प्रतिक्रिया करने के लिए काफ़ी समय है। यह बहुत सशक्त नाटक है। अंत में शाही व्यवहार दिखाने में आंतरिक मनोवैज्ञानिक चालों के साथ साथ बाहरी रणनीतियां भी मदद करती हैं। सबसे पहली रणनीति है कोलंबस रणनीति। हमेशा एक दुस्साहसिक मांग रखें, अपनी कीमत ऊंची रखें, उसे कम ना करें। दूसरी, आसपास के सबसे ऊंचे व्यक्ति पर गरिमापूर्ण ढंग से आक्रमण करें। इससे आप तत्काल उसी धरातल पर पहुंच जाते हैं जहां वह व्यक्ति है जिस पर आप हमला कर रहे हैं। यह डेविड और गोलियात रणनीति है। बड़े विरोधी को चुनकर आप अपनी महानता का प्रदर्शन करते हैं। तीसरी बात, अपने से ऊपर बैठे लोगों को किसी न किसी तरह का तोहफा दें। यह उन लोगों की रणनीति है जिनका कोई संरक्षक होता है। अपने संरक्षक को उपहार देकर आप दरअसल यह कह रहे हैं कि आप दोनों समान हैं। याद रखें, अपनी कीमत तय करना आप पर है। कम मांगेंगे तो आपको कम मिलेगा, इसलिए ज़्यादा मांगें और यह संकेत दें कि आप शाही खजाने के काबिल हैं। जो लोग आपकी मांग को स्वीकार नहीं करेंगे, वे भी आपके आत्मविश्वास के लिए आपका सम्मान करेंगे और अंततः यह सम्मान आपको ऐसे तरीकों से लाभ देगा जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तस्वीर मुकुट, इसे सिर पर रखते ही आप एक अलग मुद्रा में आ जाते हैं, शांत लेकिन विश्वास से भरपूर। शंका ना करें, मुकुट पहनते समय अपनी गरिमा ना खोएं, वरना यह आपके सिर पर फिट नहीं होगा। उस स्थिति में यह आपसे ज़्यादा योग्य व्यक्ति के नाप का होगा। इस बात का इंतज़ार ना करें कि कोई दूसरा मुकुट पहनाए। महान सम्राटों ने अपने मुकुट खुद पहने हैं। विशेषज्ञ की राय, हर व्यक्ति को सम्राट की तरह व्यवहार करना चाहिए। अपने सभी कामों को सम्राट जैसा बनाएं। महान काम करें, ऊंचे विचार रखें और अपने सभी कामों के माध्यम से यह प्रदर्शित करें कि भले ही आप सचमुच सम्राट नहीं हैं, लेकिन आप सम्राट बनने के काबिल हैं। बाल्तेसर ग्रेशियन 1601 से 1658। लॉ ऑफ पावर नंबर 35। टाइमिंग की कला में माहिर बने। विचार, कभी जल्दबाजी में ना दिखें। जल्दबाजी से ऐसा लगता है जैसे आपको खुद पर और समय पर नियंत्रण नहीं है। हमेशा धैर्यवान नजर आएं, जैसे आपको यह विश्वास हो कि आखिरकार आप सफल होंगे। सही पल को खोजें, समय की आत्मा को परखें, उन प्रवृत्तियों को समझ लें जो आपको शक्तिशाली बनाएंगी। अगर समय अभी अनुकूल नहीं है तो मैं पीछे रहूंगा, लेकिन अनुकूल समय आने पर मैं कसकर वार करूंगा। शक्ति की कुंजी, समय एक कृत्रिम अवधारणा है जिसे हमने खुद बनाया है। हमने ब्रह्मांड के असीम स्वरूप को ज़्यादा सहनीय और मानवीय बनाने के लिए समय को इजाद किया है। हमने समय की अवधारणा को बनाया है, इसलिए हम इसे कुछ हद तक मोड़ सकते हैं
और इसके साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। बच्चे का समय लंबा और धीमा होता है, जबकि वयस्क व्यक्ति का समय बहुत तेजी से गुजर जाता है। समय अनुभूति पर निर्भर करता है, जो इच्छानुसार बदली जा सकती है। यह वह पहली बात है जो हमें टाइमिंग की कला में महारत हासिल करने के लिए समझ लेना चाहिए। हमारे पास 3 तरह के समय होते हैं जिनसे हमें जूझना पड़ता है। हर एक में समस्याएं होती हैं जिन्हें कुशलता और अभ्यास से सुलझाया जा सकता है। सबसे पहले तो लंबा समय है, बरसों लंबा समय जिसका प्रबंधन धैर्य और मार्गदर्शन द्वारा किया जाना चाहिए। फिर तत्कालिक समय, अल्पकालीन समय जिसका इस्तेमाल आक्रामक हथियार के रूप में अपने विरोधियों की टाइमिंग गड़बड़ाने के लिए करना चाहिए। अंत में समापन समय है, जब हमें योजना को तेजी से और शक्ति के साथ पूरा करना होता है। हमने सही समय का इंतजार किया है और इसके आने के बाद अब हमें हिचकना नहीं चाहिए। लंबा समय, जब आप डर और अधीरता से शक्ति पाना चाहते हैं तो आप बहुत सी समस्याएं पैदा कर लेते हैं जिन्हें सुलझाने की जरूरत होती है। इन्हें सुलझाने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, जो उस स्थिति में नहीं लगता अगर आपने समय लिया होता। जल्दबाजी कभी कभार जल्दी तो पहुंचा देती है, लेकिन इससे नए खतरे खड़े हो जाते हैं। जल्दबाजी करने वाले लोग निरंतर संकट की स्थिति में रहते हैं और उन समस्याओं को सुलझाने में ही लगे रहते हैं जिन्हें उन्होंने खुद पैदा किया है। कई बार खतरे की स्थिति में कुछ ना करना ही सर्वश्रेष्ठ कदम होता है। आप इंतज़ार करते हैं और जानबूझकर अपनी गति धीमी कर देते हैं। जब सही समय आएगा तो यह आपको ऐसा अवसर देगा जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। आप जानबूझकर समय को धीमा इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि आप ज़्यादा लंबा जीना चाहते हैं या उस पल को ज़्यादा आनंद लेना चाहते हैं। आप ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि आप शक्ति के खेल को बेहतर तरीके से खेलना चाहते हैं। जब आपका मस्तिष्क तत्कालिक आपातकालिक स्थितियों के बोझ से मुक्त होगा, तभी आप भविष्य में आगे तक देख पाएंगे। तभी आप लोगों द्वारा दिए जा रहे प्रलोभनों का प्रतिरोध भी कर पाएंगे। इस तरह आप अधीर मूर्ख बनने से बच जाते हैं। शक्ति की नींव बनाने में आपको बरसों का समय लग जाता है। बहरहाल, यह सुनिश्चित करें कि वह नींव सुरक्षित हो। कुछ समय चमकने वाले ना बने। जो सफलता धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से बनती है, सिर्फ वही अंत तक कायम रहती है। समापन समय, हो सकता है आप खेल को कुशलता से खेल सकते हो सकता है आप काम करने के सही पल का धैर्य से इंतजार कर सकते हो सकता है आप अपने प्रतियोगियों की टाइमिंग गड़बड़ाकर उनकी कुशलता को प्रभावित कर सकते हो, लेकिन आपको तब तक कोई फायदा नहीं होगा जब तक आप यह ना जानते हो कि काम को पूरा कैसे करना है। धैर्य का तब तक कोई मतलब नहीं है जब तक कि इसके साथ यह इच्छा ना हो कि सही समय पर आप अपने विरोधी पर निर्ममता से हमला कर देंगे। आप समापन समय का जितना चाहे इंतजार करें, लेकिन जब यह सामने आए तो काम तत्काल पूरा कर दें। अपने विरोधी को पंगु बनाने के लिए गति का इस्तेमाल करें। तस्वीर, बाज, वह धैर्य और शांति से आसमान का चक्कर लगाता है। वह अपनी शक्तिशाली आंखों से सब कुछ देख लेता है। नीचे के लोगों को यह पता ही नहीं होता है कि वह उन्हें देख रहा है। जब सही पल आता है तो बाज इतनी तेजी से नीचे झपट्टा मारता है कि उससे बचा नहीं जा सकता। इससे पहले कि शिकार यह जान पाए कि क्या हो रहा है, बाज के नुकीले पंजों में दबकर वह आसमान में पहुंच जाता है। विशेषज्ञ की राय, इंसान की परिस्थितियों में भी एक ज्वार आता है जिस पर सवार होकर तकदीर की मंजिल तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन अगर इसका लाभ ना उठाया जाए तो जिंदगी का सफ़र उथले पानी और दुखों में ही खत्म होता है। जूलियस सीजर, विलियम शेक्सपियर, 1564 से 1616। लॉ ऑफ पावर नंबर 36। जो चीज़ें आप पा ना सकें उनका तिरस्कार करें। उन्हें नज़रअंदाज करना ही
सर्वश्रेष्ठ प्रतिशोध है। विचार, किसी छोटी समस्या को स्वीकार करके आप उसे शक्ति प्रदान करते हैं। आप किसी दुश्मन पर जितना ज़्यादा ध्यान देते हैं, आप उसे उतना ही ज़्यादा शक्तिशाली बना देते हैं। और जब आप किसी गलती को ठीक करने की कोशिश करते हैं, तो छोटी सी गलती भी अक्सर ज़्यादा बुरी और स्पष्ट दिखती है। कई बार चीज़ों को उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए। सबसे अच्छा होता है अगर आप कोई चीज़ चाहते तो हैं लेकिन उसे पा नहीं सकते, तो उसका तिरस्कार करें। आप जितनी कम रुचि दिखाएंगे, आप उतने ही ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ दिखेंगे। शक्ति की कुंजी, इच्छा के अक्सर विरोधाभासी परिणाम होते हैं। आप किसी चीज़ को जितना ज़्यादा चाहते हैं, आप उसका जितना ज़्यादा पीछा करते हैं, वह आपसे उतनी ही दूर भागती है। आप जितनी ज़्यादा रुचि दिखाते हैं, आपकी इच्छित वस्तु उतनी ही दूर रहती है। इसका कारण यह है कि आपकी रुचि बहुत प्रबल है। इससे लोग अजीब महसूस करते हैं और कई बार तो डर भी जाते हैं। अनियंत्रित इच्छा से आप कमज़ोर, अयोग्य और दयनीय नज़र आते हैं। आप जिस चीज़ को चाहते हो उसमें रुचि ना दिखाएं, इसके बजाय उसके प्रति तिरस्कार और नफरत दिखाएं। इससे इतनी सशक्त प्रतिक्रिया उत्पन्न होगी कि आपके शिकार पगला जाएंगे। वे आपको प्रभावित करने, शायद आपको हासिल करने, शायद आपको नुकसान पहुंचाने की इच्छा से प्रतिक्रिया करेंगे। अगर वे आपको हासिल करना चाहते हैं, तो आपने प्रलोभन देने का पहला कदम सफलतापूर्वक उठा लिया है। अगर वे आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो आपने उन्हें विचलित कर दिया है और अपने नियमों के हिसाब से खेलने पर मजबूर कर दिया है। तिरस्कार राजा का विशेषाधिकार है। उसकी निगाह जिधर जाती है, वह जिस चीज़ की तरफ देखने का निर्णय लेता है, वही जीवित है। वह जिस चीज़ को नज़रअंदाज करता है, वह जिसकी तरफ पीठ फेर लेता है, वह मुर्दा है। यह सम्राट लुई 14वें का हथियार था। अगर वह किसी को पसंद नहीं करता था, तो वह ऐसा अभिनय करता था जैसे वह व्यक्ति वहाँ हो ही नहीं। वह संवादहीनता के माध्यम से अपनी श्रेष्ठता बनाए रखता था। जब आप तिरस्कार के तुरूप का इस्तेमाल करते हैं, तो आप समय समय पर लोगों को दिखा देते हैं कि उनके बिना भी आपका काम चल सकता है। इससे आपको शक्ति मिलती है। अगर नज़रअंदाज करने की आपकी शक्ति बढ़ती है, तो इसके विपरीत नीति यानी निष्ठा और समर्पण से आप अक्सर कमज़ोर होते हैं। अगर आप किसी पिद्दी दुश्मन की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे, तो आप भी पिद्दी दिखने लगेंगे। इस तरह के दुश्मन को कुचलने में आपको जितना ज़्यादा समय लगेगा, दुश्मन उतना ही बड़ा लगने लगेगा। दूसरा खतरा, अगर आप चिढ़ाने वाले को कुचल देते हैं या घायल कर देते हैं, तो इससे लोगों के मन में कमज़ोर पक्ष के लिए सहानुभूति उत्पन्न हो जाती है। अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश बहुत ही लुभावना विचार लगता है, लेकिन हम जितनी ज़्यादा कोशिश करेंगे, स्थिति उतनी ही बिगड़ जाएगी। कई बार गलतियों को जैसे का तैसे छोड़ देना ही ज़्यादा कूटनीतिक तरीका होता है। समस्या पर ध्यान केंद्रित करने की गलती ना करें, क्योंकि इससे यह प्रचारित होता है कि समस्या के कारण आप चिंता और तनाव में हैं। इस तरह के पैंतरे से स्थिति और बिगड़ जाती है। इसकी बजाय समझदारी इसी में है कि तिरस्कार करने वाले सामंत की भूमिका निभाएं और समस्या के अस्तित्व को ही स्वीकार ना करें। इस रणनीति पर अमल करने के कई तरीके हैं। पहली नीति तो खट्टे अंगूर वाली नीति है। मान लीजिए आप किसी चीज़ को चाहते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि वह आपको नहीं मिल सकती। ऐसे में आप सबसे बुरा काम यह कर सकते हैं कि आप इसकी शिकायत करके अपनी निराशा की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित करें। बहरहाल, इससे बहुत ज़्यादा शक्तिशाली रणनीति यह है कि आप इस तरह काम करें जैसे आपकी दरअसल उस चीज़ में जरा भी रुचि ना थी, ना है और ना रहेगी। दूसरी बात, जब कोई हीन व्यक्ति आप पर हमला करे, तो लोगों का ध्यान दूसरी तरफ मोड़ दें। इस तरह यह स्पष्ट कर दें कि आपको उस हमले का एहसास ही नहीं हुआ है। दूसरी तरफ देखें या मीठे अंदाज में जवाब दें और यह दिखाएं कि हमले का आप पर असर ही नहीं हुआ है।
इसी तरह जब आप कोई बड़ी गलती कर दें तो सबसे अच्छी प्रतिक्रिया यह होती है कि आप गलती को हल्के अंदाज में लेकर उसकी गंभीरता को कम कर दें। याद रखें, छोटी छोटी दिक्कतों और समस्याओं पर सशक्त प्रतिक्रिया यही है कि आप तिरस्कार और अवहेलना का इस्तेमाल करें। कभी यह ना दिखाएं कि आप पर किसी चीज का असर हुआ है या आपने बुरा माना है। इससे तो सिर्फ यह नजर आता है कि आपने समस्या को स्वीकार कर लिया है। तिरस्कार एक ऐसा आहार है जो सबसे अच्छा तभी लगता है जब उसमें कृत्रिमता ना दिखे और वह ठंडा हो। तस्वीर: छोटा घाव। यह घाव छोटा होता है लेकिन यह कष्टकारी और परेशान करने वाला होता है। आप हर तरह की दवाई आजमाते हैं, शिकायत करते हैं, खुजाते हैं, डॉक्टर इसे और बिगाड़ देते हैं। वे एक छोटे से घाव को गंभीर समस्या में बदल देते हैं। अगर आपने घाव पर ध्यान ही नहीं दिया होता तो समय इसे भर देता और आपको चिंता भी नहीं होती। विशेषज्ञ की राय: यह सीखें कि तिरस्कार के तुरुप से कैसे खेला जाता है। यह प्रतिशोध की सबसे बड़ी कूटनीतिक चाल है। बहुत से लोग गुमनाम ही रह जाते हैं अगर उनके प्रतिष्ठित विरोधियों ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया होता। गुमनामी जैसा कोई प्रतिशोध नहीं है, क्योंकि यह अयोग्य लोगों की कब्र है जो अपनी शून्यता की मिट्टी में मिल जाते हैं। बाल्तेसर ग्रिएशन 1601 से 1658।